हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 12वीं केमिस्ट्री का 4 मार्क्स वेटेज रखने वाला टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास रासायनिक बलगतिकी। और इस रासायनिक बलगतिकी को अपन इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक को समझने से पहले अपन एक बात समझ लेते हैं कि जो भी टॉपिक होता है हमारे पास, उस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस टॉपिक के नाम को मेंशन करना है और ये देखना है कि वो टॉपिक का जो नाम है वो आपको क्या बता रहा है। तो जैसे आप इस टॉपिक के नाम को देखेंगे तो टॉपिक के नाम में हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, रासायनिक और बलगतिकी। तो आप अच्छे से जानते हैं रासायनिक का मतलब इंग्लिश में होता है केमिकल, और रासायनिक का मतलब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री के अंदर क्या होती है हमारे पास? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और इस बलगतिकी का जो मतलब है, इस बलगतिकी को आपने अंग्रेजी में क्या कहा? काइनेटिक्स का है। आप जानते हैं जब भी किसी वस्तु में मोशन गति होती है तो हम क्या यूज करते हैं? काइनेटिक यूज करते हैं, गतिज ऊर्जा यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? बल गतिकी। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया, और यहाँ काइनेटिक्स की जब बात करते हैं या बल गतिकी की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हैं या अभिक्रिया की वेग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि हमारे पास रासायनिक बलगतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपने कहा जब भी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो हम अच्छे से वाकिफ हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो एक निश्चित दर या वेग से संपन्न होती है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किसी निश्चित दर या वेग से संपन्न होती है। तो हम रासायनिक बलगतिकी के अंदर क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी जो होती है, तो हमारे पास 3 प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपन। एक तो हमारे पास फिजिकल होती है जिसे हम भौतिक रसायन बोलते हैं। एक होती है हमारे पास ऑर्गेनिक जिसे कार्बनिक रसायन बोलते हैं। और तीसरी कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। तो एक तो होगी हमारे पास भौतिक रसायन, दूसरी कार्बनिक रसायन होगी, और तीसरी कौन सी होगी? अकार्बनिक रसायन होगी। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो रासायनिक बलगतिकी होती है वो इन तीनों में से कौन से सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं अपन? भौतिक रसायन में पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? भौतिक रसायन में। अब हमें ये देखना था कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हम किसी भी अभिक्रिया की बात करेंगे तो अभिक्रिया का दर होगा या वेग होगा। अब जो भी अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो सकती है, वो 2 पदों में संपन्न हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे कि अभिक्रिया की दर के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है कि अभिक्रिया जो होती है उसको प्रभावित कौन कौन करता है। क्या होता है हमारे पास? अभिक्रिया को प्रभावित कौन करता है? तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आप बात करते हैं कि तापमान, तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी आपने पढ़ा होगा कि ऊष्माक्षेपी विक्रियाएं जो होती है वो कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी विक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, ग्रहण की जाती है। तो अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या हो गया कि वे अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किसी भी कारक से प्रभावित हो सकती है। जैसे कि आपका तापमान हो गया, तापमान बोल दो, ऊष्मा बोल दो, या फिर हमारे पास संकीर्ण ऊर्जा होगी। तो इन सब से क्या होती है? विक्रियाएं प्रभावित होती है। तीसरी चीज हम जो यहाँ पे मेंशन करेंगे वो क्या होगा? क्रियाविधि होगी। अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभी अभी अपन ने बोला था कि अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो सकती है, 2 पदों में संपन्न हो सकती है, वह निर्भर करेगा अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर। तो अगर अपन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा देना चाहें तो हम क्या कहेंगे? ध्यान से सुनना। भौतिक रसायन विज्ञान की किसकी शाखा है ये? भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, कौन? रासायनिक बलगतिकी, जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग बोल दो, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है हमारे पास? रासायनिक बलगतिकी। तो हमने अभी तो टॉपिक स्टार्ट किया है, उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, और हम उसमें किस किस के बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की दर हो गया, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, और अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो रसायन भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनकी अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? रासायनिक बलगतिकी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो एक बार अपन केवल ये देख रहे हैं कि हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या क्या है। केवल और केवल ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे पास
इस टॉपिक के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ों को टच करना है। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, और अभिक्रिया में क्या होता है आप जानते हैं कि यहाँ जब रासायनिक बलगतिकी की बात करें तो हम बार बार उन्हीं पॉइंट को टच कर रहे हैं कि अभिक्रिया किस वेग से संपन्न हो रही है, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और अभिक्रिया किस क्रियाविधि से संपन्न होती है। इन सब का अध्ययन हम करते हैं हमारे पास रासायनिक बलगतिकी में। तो सबसे पहले आपने किसकी बात की थी, अभिक्रिया की दर बोल दो, या फिर वेग बोल दो, या फिर R फॉर रेट बोल दो। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले आपको इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखो, तीन चीजें होती हैं। देखो, हमारे पास लोहा होता है, सब लोग जानते हैं लोहे पे क्या लगता है, जंग लगता है। सभी ये भी जानते हैं कि लोहे पर जंग जो लगता है वो एक रासायनिक प्रक्रम होता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो देखो आपने क्या देखा होगा कि हम जब घर के अंदर क्या होते हैं, किवाड़ जानते हैं अभी सभी लोग, तो क्या होते हैं जब अपन किवाड़ वगैरह लगवाते हैं तो वो मोस्टली लोहे के बने होते हैं। तो अगर अपन मान लेते हैं कि कोई लोहे की रोड है वो आपके घर पे रखी हुई है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने लोहे की रोड को घर पे रखा हुआ है और वो 2 दिन बाद में क्या हो जाए उसके ऊपर जंग लगना प्रारंभ हो जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मोस्टली क्या होता है कि लोहे पर जो जंग लगता है उसको लगने में क्या होता है, कई महीने लग जाते हैं, कई सालों लग जाते हैं। मतलब ये जो लोहे पर जंग लगता है वो कैसे लगता है, धीमा धीमा लगता है। कैसे लगता है, धीमा धीमा। और धीमा धीमा मतलब कैसी विक्रिया हो सकती है, ये मंद विक्रिया होगी। क्या होगी, मंद अभिक्रिया, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, अत्यंत मंद अभिक्रिया। तो लोहे पर जो जंग लग रहा है उसको तो लगने में क्या हो रहा है, समय लग रहा है। और जब जब किसी अभिक्रिया को होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा तो क्या हम उस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे तो क्या हमारे लिए वो फायदेमंद है? पॉसिबल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपने सुना होगा कि कोयले की खानों में क्या बनता है, हीरा बनता है। मतलब होता क्या है, एटलीस्ट कोयला जो होता है वो अत्यंत उच्च ताप और उच्च दाब के ऊपर हमारे पास हीरे के अंदर रूपांतरित होता है। यही होता है। आप जानते हैं कार्बन का पररूप है और ये भी क्या है, कार्बन का पररूप है। लेकिन कोयले को हीरे में बदलने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, उच्च तापमान चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि कोयला क्या हीरे में, ऐसा थोड़ी है कि आज आपने कोयला देखा खान के अंदर और कल क्या बन गया वो हीरा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, इसको होने में बहुत लाखों साल लग जाती है। इसका मतलब ये विक्रिया भी क्या होती है, बहुत अधिक समय में संपन्न होती है। मतलब खत्म होने के अंदर या समाप्त होने में बहुत लंबा समय लेती है। तो ये भी कौन सी होगी, अत्यंत मंद विक्रिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दो हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं, लोहे पर जंग लगना और कोयले का हीरे में बदलना, दोनों कैसे होते हैं, अत्यंत मंद अभिक्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब वे अभिक्रियाएं अगर अपन डिस्क्राइब करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि अत्यंत मंद अभिक्रियाएं या मंद अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में कुछ महीनों या कई सालों तक लग जाते हैं, क्या कहलाती हैं, अत्यंत मंद अभिक्रिया। और रासायनिक बलगतिकी के अंदर हम इनका अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि इनको होने में क्या है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो हम आसानी से इनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा एग्जांपल देखना, ये हमारा पहला पॉइंट था जो अभी अपन ने कहा था। सेकंड पॉइंट अगर मैं कहता हूं, आपने कहा कि अम्ल था और अम्ल ने देखा क्षार को। क्या हुआ, अम्ल था और अम्ल ने देखा क्षार को। भाई दोनों क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अम्ल का गुण और क्षार के गुण क्या होते हैं, दूसरे के एंटागोनिस्ट, विपरीत होते हैं। अम्ल ने क्षार को देखा, देखा तो देखा और क्या बन गया, लवण बन गया, और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। यहां तक सभी लोग जानते हैं। लवण बन गया, जल बन गया, और साथ में क्या होती है, उष्मा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। तो हम क्या कहेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं और उष्मा बाहर निकलती है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूंगा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। कौन सी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं बोल सकता हूं मैं। और तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ कहूंगा क्या, आयनीकरण अभिक्रियाएं। ध्यान से समझना एक बार, आयनीकरण अभिक्रिया। तो मैंने जो पहला एग्जांपल लिखा है अम्ल और क्षार, लवण बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, उसमें बना रहे हैं। तो यहाँ जो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अर्थात कौन सी विक्रिया बोल सकते हैं इसको अपन, उदासीनीकरण विक्रिया बोल सकते हैं। या फिर कौन सी विक्रियाओं की बात कर रहे हैं अपन, आयनीकरण विक्रियाओं की बात कर रहे हैं। तो जो आयनीकरण विक्रिया होती है, जो उदासीनीकरण विक्रिया होती है, उनको होने में क्या होता है, बहुत 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 कम समय लगता है। क्या होता है, बहुत
कम समय लगता है। आप पूछेंगे कि बहुत कम समय क्या होता है? मान लो कोई अभिक्रिया सेकंड के भी 10वें हिस्से में, 100वें हिस्से में, 1000वें हिस्से में संपन्न हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो कम समय में वो संपन्न हो रही है। लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻12 सेकंड के अंदर ही क्या होती है? जो अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं लगभग, वो किस में लेते हैं अपन? तीव्र अभिक्रियाओं में लेते हैं। किसमें लेते हैं? तीव्र अभिक्रियाओं में। जरा बताना, तीव्र अभिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? सेकंड के छोटे से हिस्से में संपन्न हो जाती है या बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है, अर्थात 10⁻12 सेकंड के अंदर ही वो समाप्त हो जाती है। तो इतने कम समय में होने वाली अभिक्रियाओं को हमारे इक्विपमेंट से रासायनिक इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो कौन सी अभिक्रिया थी? अत्यंत मंद अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया बोल सकते हैं अपन। और अभी जो पॉइंट पढ़ा वो कौन सी है? तीव्र अभिक्रियाएं। तो ना तो हम मंद अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मंद अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं, जिनको पूरा होने में महीनों या सालों लग जाते हैं। और अगर अपन यहाँ पे बात करें किसकी? उदासीनीकरण और आयनीकरण अभिक्रियाओं की, तो ये अभिक्रियाएं कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, जिनको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, अर्थात ये सेकंड के 10⁻12वें हिस्से में क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। तो इन दोनों का तो हम अध्ययन करते नहीं है, फिर हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? चलो बात करते हैं। हमारे पास तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज क्या होती है हमारे पास? मध्यम वेग वाली अभिक्रियाएं, मध्यम वेग अभिक्रियाएं, या हम कुछ कई बार क्या बोल देते हैं इनको? मंद अभिक्रियाएं। क्या बोला अपन ने? मध्यम वेग अभिक्रियाएं, या फिर क्या बोला अपन ने? मंद अभिक्रियाएं। अब देखो हमारे पास मंद अभिक्रियाएं कौन सी होती है या मध्यम वेग वाली अभिक्रियाएं कौन सी होती है? जो ना तो बहुत तेज वेग से, जो बहुत तेज या बहुत तेज गति से हो, और या वो ना तो क्या होती है? बहुत धीमी गति से होती है। मतलब उनके बीच वाला मैटर हो गया। क्या हो गया? बीच वाला मैटर। तो मध्यम वेग अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया कौन सी होती है? जिनको संपन्न होने में क्या होता है? कुछ सेकंड्स लगती है, या कुछ मिनट लगती है, या कुछ घंटों में संपन्न हो जाती है। हमने जब लेबोरेटरी में कभी आपने काम किया हो, तो लैब के अंदर जो रिएक्शंस होती है, प्रैक्टिकल वगैरह होता है, उसके अंदर क्या होता है? अभिक्रियाएं या तो सेकंड में या मिनट में, या फिर क्या होती है? कुछ घंटों में संपन्न होती है। तो वे अभिक्रियाएं जो सेकंड में, मिनटों में या कुछ घंटों के अंदर समाप्त होती हैं, वो मध्यम वेग अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इन अभिक्रियाओं का अध्ययन क्या होता है? रासायनिक बल गतिकी के अंदर किया जाता है। मतलब इस टॉपिक के अंदर जो हमारा टॉपिक था उसका नाम क्या था? रासायनिक बल गतिकी। तो इस रासायनिक बल गतिकी के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे? जरा बताना एक बार, कौन सी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे? मध्यम अभिक्रियाओं का या मध्यम वेग वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो क्या होती है? सेकंड में हो जाएंगी, या मिनट में हो जाएंगी, या कुछ घंटों में संपन्न हो जाएंगी। यहाँ तक तो अपन ने ये जाना कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होगी। अब चलो एक बात बताओ, मध्यम वेग अभिक्रियाएं कौन सी होगी? आपको अगर कोई पूछे कि बताना जरा ये अभिक्रिया कौन सी होती है जो मध्यम वेग से संपन्न होती है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? इक्सु शर्करा। आप में से कोई बताएगा इक्सु शर्करा, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इनवर्ट शुगर या इनवर्ट शर्करा? इक्सु शर्करा या फिर इनवर्ट शर्करा। और किसको कहते हैं बता सकते हैं आप में से कोई? सुक्रोज को कहते हैं। उसे कहते हैं सुक्रोज। तो हमारे पास जो सुक्रोज होता है, उस सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं? इक्सु शर्करा बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर या इनवर्ट शर्करा बोलते हैं। तो अगर मैं इस सुक्रोज का क्या करवा दूं? जल अपघटन करवा दूं। आप नाम से पता चल रहा है जल का मतलब क्या होता है? जल की सहायता से तोड़ना। जरा बताना सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। क्या करना है? जल अपघटन। क्या डाल दो? जल डाल दो। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि सुक्रोज को अगर अपन तोड़ेंगे तो सुक्रोज मुख्यतः दो घटकों से बनकर बना होता है। कौन सा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो क्या बनेगा यहाँ पे? C6H12O6 प्लस क्या बनेगा? C6H12O6। ये भी कौन है? ग्लूकोज है। और ये कौन है? फ्रक्टोज है। लेकिन दोनों का सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। बस इनकी क्या होती है? रासायनिक संरचना क्या होती है? दोनों की भिन्न भिन्न होती है। तो ये क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज होता है हमारे पास। क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज।
तो मैंने क्या कहा कि सुक्रोज का प्रतिपन्न होता है, इन्वर्जन हो गया है, क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। मतलब क्या हो गया, आपने सुक्रोज को जल के अंदर डाला तो इक्सु शर्करा या इन्वर्ट शुगर या फिर सुक्रोज का प्रतिपन्न या फिर सुक्रोज का जल अपघटन किसका उदाहरण होता है, मध्यम वेग अभिक्रिया का उदाहरण होता है, जिसका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके अंदर, रासायनिक बल गतिकी के अंदर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने एस्टर का नाम सुना होगा। एस्टर क्या होता है, एस्टर RCOOR, ये जो क्रियात्मक समूह होता है वो किसका होता है, हमारे पास से एस्टर का होता है। किसका होता है, एस्टर। तो अभी अपन एस्टर का एग्जांपल लेंगे। तो एस्टर का क्या होता है, जब अपन एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो क्या होता है हमारे पास से मंद अभिक्रिया का उदाहरण एग्जांपल होता है या फिर मध्यम अभिक्रिया। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे CH3COO C2H5, क्या ये एस्टर है, कौन सा है, ये तो एथिल हो गया। ये वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कौन है, एथिल। और ये वाला समूह कौन सा है, एस्टर वाला। तो क्या बोलेंगे इसको, एथिल एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट। किसके साथ क्रिया करवाएंगे अपन, NaOH के साथ। क्या होता है NaOH, क्षार होता है, सभी लोग जानते हैं, प्रबल क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एथिल एसीटेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर हम क्या करवा दें, जल अपघटन करवा दें। क्या करवा दें अपन, जल अपघटन। तो जरा बताना कि एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा क्या है, CH3COO ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सोडियम। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एथोक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम एथोक्साइड। और प्लस में क्या आ गया हमारे पास C2H5OH। क्या ये सभी लोग जानते हैं, 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथिल। क्या हो गया हमारे पास, ये एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल हो गया। तो ये क्या हो गया, एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड प्लस एथिल एल्कोहल। किसका उदाहरण है, मध्यम वेग वाली अभिक्रियाओं का उदाहरण है। तो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं कि अपन ने अभी तक क्या अध्ययन किया है। अगर हम कंक्लूजन निकाले तो अपन ने क्या पढ़ा था, एक बार देखना है। हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इधर पढ़ाता हूँ आपको, क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया का वेग। लेकिन हमने उससे पहले ये चर्चा की कि वेग जो होता है उस वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 कारक हो, 3 प्रकार होते हैं वेग के आधार पर। पहली कौन सी होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है, जो क्या होती है कुछ समय के अंदर, मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड के 10⁻⁻12वें सेकंड के अंदर क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। सेकंड के बहुत ही कम समय में संपन्न होती है, क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया। जैसे हमने कहा था कौन सी, आयनीकरण अभिक्रिया। कौन सा था, आयनीकरण। या फिर कौन सी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम क्या नहीं कर सकते, रासायनिक प्रगतिकी में नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वेग क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब बहुत ही कम समय के अंदर क्या होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। दूसरा प्रकार कौन सा था, मंद बोल सकते हैं, या फिर कौन सी बोलते हैं अपन, अत्यंत मंद। अब ये जो अत्यंत मंद अभिक्रिया होती है इनको होने में क्या लगता है, कई वर्षों लगते हैं, मतलब बहुत लंबा समय लगता है। और जब बहुत लंबा समय लगेगा तो हम इन अभिक्रियाओं का अध्ययन भी रासायनिक बल गतिकी में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या कहा था कि कोयला जो होता है तो कोयले से क्या बनना, हीरे का बनना। किसका उदाहरण है, मंद अभिक्रिया का। दूसरा हमने क्या कहा कि हमारे पास, आप जानते हैं क्या, कि लोहा जो होता है तो लोहे पर जंग का लगना किसका उदाहरण होता है, मंद अभिक्रिया का। तो इनका अध्ययन हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तीसरी कौन सी होती है हमारे पास, मध्यम वेग वाली विक्रियाएं, और इनका हम क्या करते हैं, रासायनिक बल गतिकी के अंदर अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी से देखें, बताओ। देखो सबसे पहला क्या था, इक्सु शर्करा, या फिर हम क्या कह देंगे, सुक्रोज का प्रतिपन्न बोल सकते हैं, सुक्रोज का प्रतिपन्न बोल सकते हैं। या फिर आपने क्या कहा था, इक्सु शर्करा का जल अपघटन। सेकंड एग्जाम्पल हमने क्या कहा था, एस्टर। कौन सा एस्टर लिया था हमने,
एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा क्या हो जाएगा, मंद अभिक्रिया, सॉरी मध्यम वेग वाले अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो अभी अपन ने केवल ये पढ़ा है कि अभिक्रिया जो होती है वो वेग के आधार पर सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, और उन तीनों प्रकारों में से हमें इस टॉपिक के अंदर कौन सी अभिक्रिया को टच करना है, तो कौन सी अभिक्रिया को टच करेंगे अपन यहाँ पे, मध्यम अभिक्रिया, क्या मध्यम वेग वाली अभिक्रियाओं को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टच करेंगे, जिनका हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रासायनिक बल गतिकी, जिसमें हमें किसी भी अभिक्रिया के वेग के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अभिक्रिया का वेग। क्या होता है वेग, आपने कहा अभिक्रिया का वेग क्या होता है, फिजिक्स पढ़ी है सब लोगों ने, पढ़ी है, क्या बोलते हो कि वेग क्या होता है, ये बोलते हो ना। वेग कैसे डिसाइड करते हो आप फिजिक्स के अंदर, आप ये बोलते हो कि आपने कितना विस्थापन किया और विस्थापन में कितना समय लगा, यही आपका वेग होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। हमें क्या पढ़नी है, विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़नी है। तो केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रिया का वेग कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो एक बात बताना, चलो बात करते हैं अभिक्रिया की। मैंने लिखा है यहाँ पे A प्लस बी प्लस इज इक्वल टू जा रहा है C प्लस डी, ABCD सीख रहे हैं अपन यहाँ पे ना। तो इस अभिक्रिया में देखो, ये आपका जो एरो है, ये जो तीर का निशान है, ये आपके पास 2 डिवाइडेशन कर रहा है। इस एरो से इस साइड वाले जो होते हैं दोनों घटक A और B, वो दोनों घटक क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, या फिर इनको क्रियाकारक बोल सकते हैं, और अगर अंग्रेजी भाषा में बात करें तो इनको क्या बोलते हैं अपन, रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएजेंट। यहाँ जो C और D लिखे हुए हैं इस एरो के दूसरी साइड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, क्रियाफल बोलते हैं, और या फिर अंग्रेजी भाषा में बात करें तो इनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। बात समझ में, मतलब हम अभी केवल ये चर्चा कर रहे हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें भाग कौन लेता है। तो यहाँ A अभिकारक, यहाँ B अभिकारक, यहाँ C उत्पाद और यहाँ D उत्पाद। तो अभिकारक A और B दोनों क्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, C और D उत्पाद बना रहे हैं। तो मुझे एक बात बताना जरा आप कि जब ये अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, मतलब यहाँ A और B ने आपस में क्रिया करनी शुरू नहीं की, तब यहाँ C और D बनता है क्या, नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि जब ये विक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि t बराबर 0 समय, मतलब वह समय जब विक्रिया प्रारंभ होती नहीं है। तो यहाँ अगर A का 1 मोल हमारे पास था, B का अगर हमारे पास 1 मोल था, तो C और D के कोई मोल बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है ना। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होती तो उत्पाद नहीं बनता है। और जैसे मान लो कि कुछ समय बाद अगर अभिक्रिया प्रारंभ हो गई, तो इस A में से जो 1 मोल था वो कुछ टूट कर चला जाएगा, B का जो 1 मोल था वो भी कुछ टूट कर उत्पाद में चला जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएंगे, कुछ बन जाएगा C और कुछ बन जाएगा D। मतलब होता क्या है, अगर मैं आपको ये कहूं कि क्रियाकारक या उत्पाद जो होते हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है, यहाँ जो अभिकारक है उसकी सांद्रता, यहाँ जो अभिकारक है उसकी सांद्रता, यहाँ जो उत्पाद है उनकी सांद्रताएं जो होती है वो क्या होती है, समय के साथ बदलती है। क्या होती है, समय के साथ बदलती हैं। और जब सांद्रताएं समय के साथ बदलेंगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास अभिक्रिया का वेग। क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। मतलब यहाँ पे अगर आप अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, समय में परिवर्तन। बताना जरा, हमने क्या कहा कि अगर अपन अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, और अपन में क्या लगा देंगे, कितने समय में वो परिवर्तन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अभिक्रिया का वेग। एक एग्जांपल समझना आप, मैंने कहा कि इस कमरे के अंदर मान लो कि आप हमारे पास 50 ईंटें हैं। क्या है, 50 ईंटें रखी हुई हैं। आपको उन ईंटों को कहाँ रखना है, बाहर रखना है। आप एक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, यहाँ पे 50 ईंटें रखी हुई हैं और उन ईंटों को आपको इस कमरे से बाहर रखना है। तो जब आपने 50 ईंटों को यहाँ उठाना शुरू नहीं किया, बाहर रखना शुरू नहीं किया, तब सारी की सारी ईंटें क्या है, क्रियाकारक है।
मतलब जब आपने विक्रिया को प्रारंभ ही नहीं किया था तो 50 की 50 ईंटें क्या क्रिया कारक है, और जब यहां से ईंट बाहर चली गई तो क्रिया कारक एक ईंट बाहर चली गई तो 50 में से यहाँ कितने बचे, 14 जने बचे, और वहां बाहर कितना हो गया, एक। लेकिन वैसे मैंने कहा कि अगर आप बार बार ऐसा बार बार यहाँ से ईंट जाएगी बाहर जाएगी, ईंट आई और बाहर गई, तो होगा क्या, यहाँ जो ईंटों की सांद्रता है संख्या कम हो जाएगी और बाहर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर हम किसी अभिक्रिया में बात करेंगे तो अभिक्रिया में अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो समय के साथ क्या होती है, घटती है, कम होती है, जबकि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। बात पल्ले पड़ी क्या? अगर आप अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता की बात करेंगे तो समय के साथ घटती जाएगी और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाएगी। समझना देखिए ध्यान से, अगर हम किसी अभिक्रिया की बात करते हैं तो अभिक्रिया में बदलता क्या, देखिए एक बात बताओ, आप अभिक्रिया की वेग की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या होगा, या तो क्रिया कारक होता है, रिएक्टेंट, या क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। समझ रहे हो ना, इनकी सांद्रता क्या होगी, बदलेगी। तो क्रिया कारक क्या, उत्पाद की सांद्रता में चेंज या परिवर्तन, अपॉन क्या हो जाएगा, परिवर्तन में लगा समय, या फिर ऐसा लिख देते हैं अपन, समय में परिवर्तन। बस क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, क्रिया कारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या हो गया, समय में परिवर्तन। जरा एक बात बताना, आपको मैं ये कहता हूं कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, कैसा होता है? तो एक बात हमेशा याद रखना, अभिक्रिया का वेग हमेशा और हमेशा ऑलवेज और ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव या धनात्मक होता है। जब भी आप किसी विक्रिया के वेग की बात करेंगे तो कैसा होगा, वो धनात्मक होगा। तो विक्रिया का वेग हमेशा क्या होता है, धनात्मक। लेकिन फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि आप जब किसी बुक के अंदर देखते हैं तो कुछ ऐसा लिखा होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है प्लस या माइनस क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय या समय में परिवर्तन। तो यहाँ प्लस और माइनस का मतलब क्या है, तो आपको पता है कि अभिक्रिया का वेग तो ऑलवेज क्या है, धनात्मक है, लेकिन हमारे पास जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, कम होती है, और अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ कम होती है, मतलब घट रही है बढ़ रही है, घट रही है। और घटने का मतलब क्या, फायदा है नुकसान, नुकसान। मतलब अपन समझने के लिए कह रहे हैं कि क्रिया कारक जो होता है तो क्रिया कारकों की सांद्रता क्या होती है समय के साथ, कम होती है, और कम होगी तो हम कौन सा चिन्ह काम में लेंगे, नेगेटिव साइन काम में लेंगे। अगर अपन बात करें किसकी, उत्पाद की, तो उत्पादों की सांद्रता क्या होती है समय के साथ, क्या होती है बताना जरा, बढ़ती है, और बढ़ेगी तो कौन सा साइन काम में लेंगे अपन, धनात्मक साइन काम में लेंगे। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अगर वेग के अंदर प्लस या माइनस लिखा हुआ है तो वो केवल और केवल ये दर्शाने के लिए है कि प्लस बोले तो क्रिया कारक और माइनस बोले तो उत्पाद, क्योंकि क्रिया कारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है तो नेगेटिव साइन दर्शाने के लिए काम में लेते हैं, और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है तो पॉजिटिव साइन दर्शाने के लिए काम में लेते हैं। तो हमारे पास जो अभिक्रिया का वेग निकल के आया वो क्या हो गया कि क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और आगे क्या आ गया, प्लस या माइनस। यहाँ प्लस और माइनस का मतलब क्या है, प्लस जो साइन है वो क्रिया कारक या उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है जबकि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताना है, जरा दिमाग लगाना। हम एक ग्राफ लोड करते हैं। हमने ये सीखा कि हम किसी भी विक्रिया की बात करेंगे तो बदलेगी क्या, सांद्रता बदलेगी, क्या बदलेगी, सांद्रता। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एक बात याद कीजिए, अगर आपको गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आपको नींबू का पानी बनाना है तो हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, नींबू तो चाहिए चाहिए, चीनी भी चाहिए। तो जैसे जैसे आप चीनी और पानी मिलाते जाएंगे तो जो अभिकारक थे वो कम होते जाएंगे, या आपके पास चीनी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और जो उत्पाद बन रहा है, नींबू पानी बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वहां केवल और केवल बदल क्या रहा है, सांद्रता बदल रही है, क्या बदल रही है, सांद्रता।
तो क्या कहेंगे अपन, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे क्या होगा, परिवर्तन में लगने वाला समय, और आगे क्या लगा देते हैं अपन, प्लस या माइनस। चलो बताना, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या बदला, सांद्रता बदली, किसके साथ बदल रही है, समय के साथ बदल रही है। तो ये होगी हमारे पास सांद्रता y एक्सिस के ऊपर, और ये जो समय हो गया वो x एक्सिस के ऊपर। दो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये मूल बिंदु और मूल बिंदु से जाकर ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, और दूसरा ग्राफ अपन यहाँ से प्लॉट कर देते कुछ इस तरीके से। मैंने इसको A फॉर आम और इस B फॉर बादाम बोल दिया, कुछ ही बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि यहाँ जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो सांद्रता और समय के बीच में। आपको केवल ये बताना है कि यहाँ पे अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। भाई कौन सा ग्राफ अभिकारक के लिए, कौन सा ग्राफ है उत्पाद के लिए, जल्दी से बताओ, देखिए दिमाग लगाओ। अपन एक बात जानते हैं क्या, कि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ कम होती है, घटती जाती है, जबकि उत्पादों की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलो अपन स्टार्ट कर देते हैं, यहां से देखना, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से सांद्रता कितनी है, यहाँ पे शून्य है। तो जैसे अपन यहाँ जाएंगे, देखो समय बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं ना, समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और समय के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, इधर सांद्रता बढ़ रही है। तो समय के साथ सांद्रता बढ़ती किसकी है, उत्पाद की, अभिकारक की, अभिकारक की, नहीं नहीं, किसकी बढ़ती है, उत्पाद। इसका मतलब ए वाला जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो किसके लिए है, उत्पाद के लिए। उत्पाद को अंग्रेजी में आपने क्या बोला था, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का पी चुरा लो, पी हो गया। डब्बे में बंद क्यों किया सर, डब्बा मतलब क्या होता है, सांद्रता, क्या होता है, सांद्रता। तो ये कॉमन सी बात है, यहाँ जो सांद्रता थी जीरो समय के ऊपर, क्या होता है समय के साथ, समय बढ़ा और सांद्रता क्या होगी, इधर घट गई, पहले इतनी 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 इतनी, और यहाँ पे क्या आ गई, कितनी आ गई, कम हो रही है ना। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, किसकी होती है, कम, क्रियाकारक। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, क्रियाकारक। जरा बताना इंग्लिश में आपने क्या बोला था, रिएक्टेंट बोला था। क्या चुरा लो, आर चुरा लो, किसमें, डब्बे में। सर डब्बा क्यों, क्यों, सांद्रता। तो ये वाला जो ग्राफ है वो उत्पाद के लिए है, सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। ये वाला ग्राफ है वो क्रियाकारक के लिए है, क्योंकि सांद्रता समय के साथ है घट रही है। ठीक है, चलो ये तो था हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। अब अपन पढ़ते हैं, वापस उसी रिएक्शन पे आते हैं। अब अपन एक छोटी सी रिएक्शन लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। कोई अभिक्रिया हो रही है, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ ना, बोर्ड पूरा ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया दैट मीन्स आपका काम हो गया बेसिक। अभी क्या लिया मैंने, N1 A, बड़ा लिखते हैं ना कुछ, यहाँ लिखा मैंने N2 B, और चला गया किसके अंदर, N3 C प्लस N4। वापिस ABCD सीख रहे हैं, आगे वाले लोग बदले बस। दो चीजें होती है यार, कुछ देर पहले आपने बात की थी A प्लस B चला गया था C और D के अंदर, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ इस अभिक्रिया में आपको क्या अलग लग रहा है, बस ये तो अलग लग रहा है N1 N2 N3 N4। क्यों चर्चा कर रहे हैं अपन, यहाँ A और B अभिकारक हैं, क्या होंगे, समय के साथ सांद्रता कम होगी, और C और D उत्पाद है, समय के साथ सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। सर ये तो हमें भी आता है, तुम क्या बता रहे हो, फिर क्या चर्चा कर रहे हैं अपन। बात तो सही है, क्या चर्चा कर रहे हैं, देखो मैंने कहा A अगर यहां से विलुप्त होगा, B अगर यहां से विलुप्त होगा, तो बन क्या रहा है हमारे पास, C बन रहा है और D बन रहा है। सर बन तो रहे हैं और विलुप्त भी हो रहे, तो आप बताना क्या सर। मैंने कहा A किस दर से विलुप्त हो रहा है, B किस दर से विलुप्त हो रहा है, और हमारे पास C और D किस दर से बन रहे हैं। और एक और चर्चा कर रहे थे, वो क्या थी, अभिक्रिया की दर या उसका वेग, रिलेशन की बात करते हैं। किस बात करते हैं, रिलेशन। तो मैंने क्या कहा, हम किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे, ये पहले आप ये बताओ, ये वाला N1 N2 N3 N4 क्या है। अगर आपने पढ़ा हो 11वीं क्लास के अंदर, तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमितीय गुणांक। क्या बोलेंगे, स्टाइक्योमितीय गुणांक। तो मैंने कहा कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक के साथ बदलता है या नहीं बदलता, और बदलता है तो कैसे बदलता है। किसी ने पूछा कि सर अभिकारक जो विलुप्त हो रहा है क्या वो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक पर निर्भर करेगा,
या जो उत्पाद बन रहा है क्या वो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर करेगा? तो बात इसी की कर रहे हैं अपन, जरा ध्यान से सुनिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको किसी अभिक्रिया के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे, न्यूमेरिकल अगर आपके पास कुछ भी हो, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? अभिक्रिया का वेग मेजर करना है। क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग मेजर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जरा एक बात बताना। यहाँ जो हमारे पास N1 है, N2 है, N3 और N4, वो क्या है? सारे के सारे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है। तो मैं एक बार आपको कुछ समझा रहा हूँ, उसके बाद बताना आप खुद ही कि कौन सा अभिक्रिया वेग या विलुप्त होने की दर या बनने की दर कैसे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक के ऊपर निर्भर करती है। चलो मैं एक बार बात कर रहा हूँ आपको। मैंने लिखा आर। आर का मतलब क्या होता है? रेट बोलो, दर बोलो या वेग बोलो, किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर होता है। बराबर लिखता हूँ। क्या लिखा मैंने? यहाँ ए अभिकारक है, उत्पाद है। सर अभिकारक है, तो अभिकारक आपने क्या कहा था? समय के साथ सांद्रता घटेगी या बढ़ेगी? सर घटेगी। तो घटेगी तो कौन सा साइन काम में लेंगे? प्लस या माइनस? सर माइनस। मतलब क्या है, इसलिए अपने यहाँ पे माइनस। क्यों माइनस? यहाँ ये शो कर रहा है कि ये अभिकारक है। अब अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है? समय के साथ कम होती है। क्या होती है कम? सांद्रता। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? डेल। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डेल। सांद्रता किसकी? ए अभिकारक की सांद्रता। किस लिख दी हमने? ए अभिकारक की। और यहाँ क्या लिख दिया अपन? dt लिख दिया। सॉरी, देखना यहाँ पे हमने क्या कहा कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? अभिक्रिया का वेग लिख रहे हैं। माइनस ये शो करता है कि अभिकारक है। अभिकारक कौन हमारे पास? ए। तो क्या होती है? समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? डी ए अपॉन डी। क्या ये सही है? क्या बिल्कुल सही नहीं है सर। कैसे? देखना, अभिक्रिया का वेग जो होता है उसमें आपने लिखा ए अभिकारक है, माइनस लगाया, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन यहाँ जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है उसको भूल रहे हैं आप। तो हम क्या लिखा है यहाँ पे? माइनस वन अपॉन N1। तो क्या हुआ? R इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस क्रिया कारक को दर्शाता है। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या आता है? हमेशा एक बटा नीचे में आता है, तो 1/1/N1 dA। अभिकारक ए की सांद्रता अपॉन dt इज इक्वल टू बी। कौन है? अभिकारक उत्पाद है। अभिकारक असर क्या आएगा? माइनस आएगा। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है? N2। कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। सांद्रता किसकी लेंगे? बी की। तो डी बी बट्टा क्या आ जाएगा हमारे पास? dt बराबर। सी क्या है हमारे पास? अभिकारक या उत्पाद? सर उत्पाद है। क्या लिखेंगे? प्लस किसकी सांद्रता? सर सी की। लेकिन सर उससे पहले क्या लिखना है? स्टोइकोमेट्रिक गुणांक। क्या लिखोगे? 1/N3। क्या लिख दोगे यहाँ पे? डी सी बटा डी टी। यहाँ पे क्या आ रहा है? डी आ रहा है सर, अभिकारक उत्पाद। सर अभिकारक उत्पाद है। प्लस क्या लिखोगे? एन 1/N4। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी डी बटा डी टी। ये आप यहाँ पे नहीं लगाओ तो भी सही है, क्योंकि क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? आंशिक परिवर्तन हो रहा है सांद्रता में। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? इसको डी लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया अभिक्रिया जो वेग हो गया, या आर जो हो गया, हम क्या लिखते हैं इसको? अभिक्रिया का वेग। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो गया? ए अभिकारक है। ध्यान से सुनना वापिस, मैंने क्या? ए अभिकारक है तो चिन्ह क्या आएगा? साइन माइनस आएगा। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या आता है? 1/अपॉन में आता है। तो 1 क्या हो गया? N1। सांद्रता किसकी बदल रही है? डी की। किसके साथ है? समय के साथ। इज इक्वल टू बी अभिकारक है, उत्पाद। अभिकारक क्या है? प्लस या माइनस? माइनस। 1/N2 dB अपॉन dt इज इक्वल टू सी अभिकारक के उत्पाद। उत्पाद सर प्लस या माइनस? प्लस आएगा। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1/N3 dc बटा dt बराबर क्या होता है? अभिकारक उत्पाद। उत्पाद प्लस या माइनस? प्लस। क्या हो जाएगा? 1/N4 dd अपॉन dt। ये हमारे पास क्या है? अभिक्रिया का वेग समीकरण है, इस पूरी अभिक्रिया के जो सामने आपके लिखी गई है। सर ये क्या बता दिया आपने ना? कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया क्या? आ गया। ए अभिकारक था, माइनस। बी था, माइनस। उत्पाद क्या था? सी। प्लस। डी भी क्या था? उत्पाद तो प्लस। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या होता है? एक बट्टा लिखते हैं तो 1/N1। इधर 1/N2, इधर 1/N3 और इधर 1/N4। सांद्रता ए की बदल रही है, किसके साथ? समय के साथ। तो डी ए बटा डी टी। यहाँ बी की तो डी बी बटा डी टी, यहाँ सी की तो डी सी बटा डी टी, और यहाँ पे डी की तो डी डी बटा डी टी। कुछ नया बताते हैं। मैंने कहा ए क्या है? अभिकारक या उत्पाद है? कैसा उत्पाद है? अभिकारक। अभिकारक ही होगा सर, क्या बार बार पूछ रहे हो? बी क्या है? सर अभिकारक ही है। तो अभिकारक भाई साहब क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं कि आ रहे? बन रहे हैं? सर जा रहे हैं, टूट रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ए के विलुप्त होने की दर, क्या कहूंगा मैं? ए के विलुप्त होने की दर। बी भी क्या है? अभिकारक, क्या होगा? विलुप्त। तो बी के विलुप्त होने की दर।
सी क्या है, उत्पाद है, क्या होगा, बनेगा, तो सी के बनने की दर। डी क्या है, उत्पाद है, क्या होगा, बनेगा, तो डी के बनने की दर। जरा बताना एक बात, ए के विलुप्त होने की दर की जब हम बात करते हैं तो ए के विलुप्त होने की दर जरा देखना इधर, ए अभिकारक है, उत्पाद है, सर अभिकारक है, क्या होगा, माइनस आएगा। सांद्रता किसकी बदलेगी, ए की बदलेगी, किसके साथ है, समय के साथ। तो ये क्या है हमारे पास, ए के विलुप्त होने की दर। सर बी भी तो हो रहा है ना, तो माइनस लगा दो, बी हो रहा तो किसकी सांद्रता, बी की, किसके साथ, समय के साथ। तो ये क्या हो गया, बी के विलुप्त होने की दर। सर सी तो बन रहा है, तो बन रहा है तो प्लस लगा दो, कौन बन रहा है, सी, तो सी की सांद्रता में परिवर्तन डीसी बटा dt। सर डी भी तो बन रहा है, क्या लगा दो, प्लस में लगा दो, डी डी बटा dt। जरा एक बात बताओ, अभिक्रिया का वेग और विलुप्त होने की दर किसी अभिकारक के और बनने की दर किसी अभिकारक की क्या स्टोइकोमेट्री गुणांक पर निर्भर करते हैं या नहीं करते। तो जरा देखना, अभिक्रिया के वेग में स्टोइकोमेट्री गुणांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या कहेंगे कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो स्टोइकोमेट्री गुणांक पर निर्भर करता है। लेकिन क्या विलुप्त होने की दर में कहीं n1 n2 n3 n4 दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं। यहाँ और यहाँ भी आपको नहीं दिख रहा। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आया, कि कंक्लूजन ये आया हमारे पास कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो तो क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर करेगा। अभिक्रिया का वेग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों पर निर्भर करता है। क्या होगा, अभिक्रिया का वेग जो होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर करता है, जबकि बनने की दर या फिर क्या होती है, विलुप्त होने की दर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर नहीं करती। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर नहीं करती। बात समझ में आ गई ना। हमने क्या कहा कि अभिक्रिया का वेग आ रहा है यार, n1 आ रहा है, n2 आ रहा है, n3 आ रहा है, n4 आ रहा है। सर क्या होता है ये n1 n2 बताया ना, इधर क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। मतलब अभिक्रिया का वेग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर करता है, और ये जो विलुप्त हो रहा है और बन रहा है इसका नहीं करता। सही। अब मैंने कहा कि बताओ सर क्या बताएं, बताएं क्या, बार बार हम बता रहे हैं ना। बस आपको तो दो चीज ध्यान रखनी है कि अभिक्रिया का वेग अगर आएगा तो हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को साथ लेकर चलना है, और अगर विलुप्त होने की दर पूछे, बनने की दर पूछे, तो हमें साथ लेकर नहीं चलना है। सर पता कैसे चलेगा कि किसको साथ लेकर चले और किसको छोड़ चले, जरा देखने का एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नहीं है, आपको खुद को करना है। मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ पॉइंट। मैंने क्या कहा, अभिकारक बाद में बताएंगे, पहले नहीं। अरे एक पर्सन सुना होगा तुम लोगों ने कि ये थी नाइट्रोजन और ये थी हाइड्रोजन, दोनों मिल गई और मिलकर दोनों ने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। सब जानते हैं अमोनिया बनाने की कौन सी विधि होती है, ये हैबर विधि होती है। नहीं पता तो पता लग जाएगा आगे। हाँ भाई करना है आपको, क्या करना है, कुछ तो करोगे आप लोग, क्या करोगे, चलो बेसिक बता देते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको क्या करना है, अभिक्रिया वेग समीकरण लिखिए साहब। क्या लिखना है, अभिक्रिया वेग समीकरण। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखना है, नाइट्रोजन के एवं, पूरा लिखो, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर लिखनी है कि नाइट्रोजन किस विलुप्त से दर हो रहा है। तीसरा आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर लिखनी है। तो सर क्या लिखाओगे आप, और चौथा क्या लिखना है आपको पास, अमोनिया के बनने की दर। भाई अमोनिया तो क्या है, उत्पाद है। 4 क्वेश्चन और जिन 4 क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। जरा बताओ क्या लिखा आपने सबसे पहले, अभिक्रिया वेग समीकरण। अरे भाई क्या होता है अभिक्रिया वेग समीकरण, R4 रेट बोलो, दर बोलो, वेग बोलो, एक ही बात होती है। क्या लिखोगे, बराबर प्लस या माइनस। सर किसके लिए, तो पहले आ रहा है नाइट्रोजन अभिकारक है, हाइड्रोजन अभिकारक है, अमोनिया उत्पाद। जरा बताओ नाइट्रोजन प्लस या माइनस। सर अभिकारक है तो क्या प्लस माइनस, माइनस ही आएगा, समय के साथ सांद्रता कम होती है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है, सर कितना है, 2 है या 1 है। तो देखो इस नाइट्रोजन जो अणु है इसके आगे कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कौन है, 1 है। मतलब यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 1 है।
तो आप 1/1 लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो लिख देते हैं आप खुशी के लिए। हो गया -1/1। क्या लिखेंगे, सांद्रता किसकी बदल रही है, डी, और यहाँ नाइट्रोजन की सांद्रता बट्टे क्या आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा। यहाँ जो हाइड्रोजन है अभिकारक है उत्पाद है सर, अभिकारक ही है, तो क्या लिखोगे आप माइनस, क्या लिखोगे, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक 3 है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/3, और सांद्रता किसकी, DH2 बट्टा क्या आ जाएगा हमारे पास dt। आगे सर क्या है, अमोनिया है, अमोनिया अभिकारक क्या उत्पाद सर, उत्पाद है, तो क्या लिखेंगे अपन, प्लस लिखेंगे। स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितना है 2, तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और सांद्रता अमोनिया की तो ऊपर आएगा डी, सांद्रता अमोनिया की बट्टे यहाँ पे dt। सर पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या था, अभिक्रिया वेग समीकरण लिखना था, क्या लिखा आपने, -d नाइट्रोजन की सांद्रता अपॉन dt, यहाँ पे माइनस हाइड्रोजन 1/3 DH2 अपॉन dt, और यहाँ पे प्लस हाफ DNH3 बटा dt। ये तो अभिक्रिया का क्या हो गया, वेग हो गया। क्या हो गया, वेग। नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या हो, दर बताना इसमें। अभिक्रिया के वेग में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब अपन ने क्या पढ़ा था कंक्लूजन, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों के ऊपर निर्भर करता है, जबकि किसी भी अभिकारक के विलुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर नहीं करती। तो जरा बताना नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी। पहली बात तो वही अभिकारक है, उत्पाद है सर, अभिकारक है, प्लस से माइनस, माइनस कौन था, नाइट्रोजन, तो किसकी सांद्रता, डी ऑफ नाइट्रोजन की सांद्रता अपन क्या जाएगा dt। तो ये क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर। सर हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर जरा बताना, क्या हाइड्रोजन अभिकारक है सर, क्या आएगा, प्लस या माइनस, सर माइनस। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, डी हाइड्रोजन की सांद्रता अपॉन dt। सर अमोनिया क्या है, अभिकारक के उत्पाद, सर उत्पाद है, क्या आएगा, प्लस आएगा डी NH3 की सांद्रता अपॉन dt। सर ये तो मैं आता था, आता था तुम्हें, जरा बताना वापस से आता था। तो यहाँ आपने कंक्लूजन निकाला था कि अभिक्रिया का वेग होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर करता है, जबकि विलुप्त होने की दर कहीं आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा सर। हाइड्रोजन की विलुप्त होने की दर कहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अमोनिया की बनने की दर कहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होता है, विलुप्त होने की दर और बनने की दर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर नहीं करती, जबकि विक्रिया का वेग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के ऊपर निर्भर करते। छोटा सा इसमें थोड़ा सा एक बताना जरा, एक छोटा सा काम करते हैं अपन, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, सुथरा सुथरा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। कुछ ऐसे था हमारे पास, ये था dt और इधर था -1/3 dt, और था 1/2 और यहाँ पे dt। जरा बताना भाई, r का मतलब क्या था, अभिक्रिया का वेग था। इधर एक है, एक का एक रहेगा, मतलब अभिक्रिया का जो वेग होगा वो नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर के बराबर है कि नहीं आ रहा। एक बात समझो आप, यहाँ हमारे पास अभिक्रिया का वेग है R4 रेट या दर या वेग हो गया, तो ये जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके बराबर है, जरा देखना एक बार आप। नाइट्रोजन की विलुप्त होने की दर क्या आ रही है हमारे पास, -dN2/dt आ रही है, क्या आ रही है, -dN2/dt। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस, इसको हटा दे तो आप, यहाँ पे क्या हमारे पास -dN2/dt। तो -dN2/dt क्या है, नाइट्रोजन की विलुप्त होने की दर। मतलब नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर और अभिक्रिया का वेग क्या है यहाँ पे बराबर है। यहाँ देखना जरा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा किसके, नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर के बराबर हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। दूसरा देखना भाई, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अभिकारक है, क्या हो रहा है, घट रहा है समय के साथ, कोई दिक्कत नहीं, घट रहा है। तो इधर देखो आप, यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन आ रहा है, और हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या है, -dH2/dt है ना, -dH2/dt। तो ये -dH2/dt कौन है भाई, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर है। कौन है, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। क्या बच गया यहाँ पे, 3 बच गया। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, 3 बच गया, डिवाइड बाई 3 किसके बराबर होगा हमारे पास, अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। बात तो सही है सर। तीसरी बात करते हैं अपन अमोनिया की, जरा आना यहाँ पे। अमोनिया के बनने की दर क्या होती है, DNH3/dt। क्या ये अमोनिया के बनने की दर, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, अमोनिया के बनने की दर, और अमोनिया के बनने की दर के बाद क्या बचा हमारे पास, डिवाइड बाई 2।
तो क्या होती है, किसी इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर अभिक्रिया वेग के बराबर है, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अभिक्रिया वेग की 1/3 के बराबर है, और अमोनिया के बनने की दर क्या होती है, जरा बता ना भाई। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया के बनने की दर का एक क्या हो गई, अच्छा, अमोनिया के बनने की दर का हाफ किसके बराबर होता है, अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। दिमाग चलाना भाई थोड़ा सा, तुम लोग देखना इधर। अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन विलुप्त हो रहा है तो नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर और अभिक्रिया का वेग बराबर है, बराबर। हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर अगर आपसे पूछेगा कोई, अगर आपसे क्या पूछेगा, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, तो यहाँ लिखा था अपन ने हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर जरा देखना किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, 3 × r के बराबर, किसके बराबर हो जाएगी, 3 × r, मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा किसका, अभिक्रिया वेग का। और अगर अमोनिया के बनने की दर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा किसका, आर का, मतलब 2 × r। तो आपको ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि किसी भी विक्रिया में विक्रिया का वेग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर करता है। सर लिखेंगे कहाँ पे, तो हमने क्या कहा कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है वो 1 की लिखा जाता है, 1 के नीचे क्या लगा दिया, जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो लगा देंगे अपोन में। और अभिक्रिया में विलुप्त होने का दर अभिकारकों का और उत्पादों के बनने की दर क्या होती है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर नहीं करती। तो ये हमारे पास क्या था, अभिक्रिया का वेग था, जिससे हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया जो होती है उसमें विक्रिया किस वेग से संपन्न हो रही है। लेकिन हमें पता होना क्या जरूरी है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता और समय जो होता है वो पता होना जरूरी होता है। 2 प्रकार के वेग होते हैं अभिक्रिया, वेग 2 प्रकार का होता है इसमें। एक तो हम पढ़ते हैं, कौन सा वेग पढ़ते हैं, औसत वेग पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं अपन, तात्क्षणिक वेग पढ़ते हैं। अभिक्रिया के 2 वेग होते हैं, एक तो औसत वेग होता है, क्या होता है, तात्क्षणिक वेग। मैंने कहा आपने क्या किया, जयपुर से चलना स्टार्ट किया और आप पहुंच गए दिल्ली, पहुंच गए तो पहुंच गए। यहाँ भी आपने क्या किया, जयपुर से चलना स्टार्ट किया था और कहाँ पहुंच गए आप, दिल्ली। और दोनों में दिल्ली पहुंचा दिए, फिर क्या मतलब। जयपुर से आपने दिल्ली ट्रेवल किया तो आप जिस स्पीड से चले थे, जब आपकी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी तब 0 पे थी ना, स्टार्ट हुई थी, उसका मतलब क्या होता है कि जिस स्पीड से गाड़ी टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में आपकी वेलोसिटी या आपकी वेग में कितना परिवर्तन हुआ। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से सीधा स्टार्ट करते ही 70 भागने लगी, नहीं होता ना ऐसा। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वेग में कितना विस्तार, सॉरी हाँ, कितना परिवर्तन हुआ किसके अंदर, वेग के अंदर परिवर्तन हुआ, और टोटल कितना समय लगा, वही तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी ना, औसत वेग होगा भाई। टोटल हमने क्या कहा कि यहाँ से यहाँ अगर गाड़ी आ रही तो लगातार क्या होगा, समय के साथ साथ यहाँ पे वेग में परिवर्तन होगा, और यहाँ अंतिम वेग जो होता है उसमें से प्रारंभिक वेग को घटा दो और नीचे समय का भाग लगा दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, औसत वेग। नहीं समझ में आया क्या, देखना भाई, एवरेज हो गया ये, टोटल एवरेज। हमारे पास औसत वेग क्या होता है, क्या लिखा था हमने, प्लस या माइनस। सर ये क्यों लिखा था, याद करो, प्लस क्या होता है, क्रियाकारक के लिए, माइनस उत्पाद के लिए। सही है क्या, गलत। प्लस किसके लिए होता है, उत्पाद के लिए होता है, सांद्रता बढ़ती है समय के साथ, और माइनस अभिकारक के लिए होता है, सांद्रता समय के साथ घटती है। क्या लिखा था अपन ने, डेल सी बटा dt लिख सकते हैं क्या, आपने लिखा था यहाँ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को अपन ने क्या मान लिया, सी मान लिया, और परिवर्तन को हम क्या लेते हैं, डेल लेते हैं भाई साहब, क्या लेते हैं, डेल। तो मैंने क्या लिख दिया, डेल सी बटा डेल टी। ये बात तो सही है। परिवर्तन हमेशा क्या होता है, लास्ट वाला माइनस है पहले वाला, मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक अंतिम माइनस क्या हो गया, प्रारंभिक। तो पहले वाली सांद्रता को घटा दो किसमें से, बाद वाले में से। मैंने क्या कहा, प्लस माइनस C2 अंतिम वाली सांद्रता माइनस C1 क्या हो गया, प्रारंभिक वाली सांद्रता, बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, T2 माइनस T1। तो औसत वेग क्या हो गया हमारे पास, सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन का जो क्या होता है, ये औसत वेग क्या हो गया हमारे पास, सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन का औसत क्या कहलाता है हमारे पास, औसत वेग कहलाता है, या अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग। सांद्रता में परिवर्तन का अनुपात, सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन का अनुपात औसत वेग कहलाता है। चलो बात करते हैं, दूसरा कौन सा होता है, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी निश्चित क्षण पे, जैसे मान लो जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं आप, और अचानक से आपने
ड्राइवर को पूछा भाई साहब क्या इस वेग से गाड़ी चल रही है, तो जिस सेकंड में आपने पूछा, जिस टाइम पे पूछा, उसमें मान लो कि गाड़ी ट्रेवल कर रही है 85 किलोमीटर पर आवर से, मान लेते हैं कितनी सही, तो उस समय कौन सा वेग होता है, तात्क्षणिक वेग। तो हम ज्यादा मोस्टली कौन सा काम में लेते हैं, तात्क्षणिक वेग काम में लेते हैं रासायनिक बलगतिकी के अंदर। तो हम क्या कहते हैं कि किसी भी निश्चित समय के ऊपर, किसी एक निश्चित क्षण के ऊपर जो विक्रिया का वेग होता है वो तात्क्षणिक वेग होता है, जबकि अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक बात बताना, लास्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, क्लियर क्या हुआ, हमने कहा कि अगर आपको औसत वेग पूछा है तो औसत वेग को हमें मेजर करने के लिए जब ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें मान लेते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरीके से। जरा बताओ किसके लिए अभिकारक के उत्पाद है, सर उत्पाद के लिए होगा, गलत बात है, किसके लिए, अभिकारक। सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने कहा इस पॉइंट के ऊपर ये सांद्रता होती है इस साइड में, और ये हमने क्या मान लिया यहाँ पे, समय। तो इस पॉइंट के ऊपर सांद्रता इतनी थी इस समय के ऊपर, यहाँ पे अगर मैंने कहा कि इस समय के ऊपर सांद्रता कितनी होगी, इतनी होगी। इसको मैंने बोल दिया T1 समय पर सांद्रता C1 है और ये T2 समय पर सांद्रता C2। बात समझ आ रही है। तो यहाँ जो औसत वेग होगा वो औसत वेग कैसे ज्ञात करेंगे, C2 माइनस C1। क्या हो गया, मतलब ये अंतिम समय पर सांद्रता है और ये प्रारंभिक समय सांद्रता, और यहाँ क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, लास्ट वाला माइनस पहले वाला। लेकिन अगर आपको तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है तो सीधी सीधी बात करेंगे अपन, टेढ़ी बात नहीं करेंगे। क्या बात करेंगे कि ये हमारे पास ग्राफ है किसका, अभिकारक का है, समय के साथ सांद्रता कम हो रही है। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। क्या खींचनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा क्या होती है, जो स्पर्श करके जाती है, और इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होती है, इस स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है वो किसको दर्शाती है, तात्क्षणिक वेग को। तो सर फिर अंतर क्या हो, पूरा पूरा अंतर है। यहाँ पे देखो दो समय अंतराल है, T1 समय पर सांद्रता आपकी C1 थी और T2 समय पर सांद्रता आपकी क्या थी, C2। तो समय ऊपर क्या है, सांद्रता में जो परिवर्तन है, और नीचे क्या है, समय में परिवर्तन। लेकिन तात्क्षणिक वेग के अंदर जो डेल्टा T का मान होता है, आपने एक छोटे से समय के लिए पूछा और वहां पे जो अंतर होता है समय के अंदर वो क्या होता है, लगभग 0 होता है। मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ आर इंस्टेंटेनियस या आर तात्क्षणिक वेग, तो अपन क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल सी बट्टा डेल टी, और यहाँ जो डेल टी का मान होता है वो किसके बराबर हो गया, लगभग 0 के बराबर। तो इसी आर इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग को अपन क्या बोल देंगे, प्लस माइनस डी सी बटा डी टी, और ये होगा हमारे पास किसी भी विक्रिया का तात्क्षणिक वेग, जिसको किसे ज्ञात करते हैं हमेशा, स्पर्श रेखा की ढाल से। और ढाल हमेशा क्या होती है, tan थीटा होती है। क्या होती है रे, tan थीटा। जरा याद करो tan थीटा क्या होता है, डी वाई वाई बट्टे डी एक्स होता है। ज्यादा नहीं सोचना आपने को, डी वाई ये वाला घटक और ये वाला कौन सा होता है, एक्स वाला। तो ये वाला घटक बट्टे ये वाला घटक किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ढाल के। जैसे मान लो आपने स्पर्शिका खींची है, कैसे याद करते हैं ना, तो इस स्पर्शिका के ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से। तो इस ट्रायंगल में ये वाला कंपोनेंट डी वाई है और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, स्लोप या ढाल किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स के। तो दोस्तों अपन ने आज, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आज अपन ने केवल क्या पढ़ा है। इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उस नेक्स्ट वाली क्लास में हम केवल और केवल अभिक्रिया का वेग और हमारे पास औसत वेग और तात्क्षणिक वेग और अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं, उन सब के ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे जो हमारी बुक के अंदर मिलता है और जो कंपटीशन एग्जाम में आता है। मैं एक बार आपको लास्ट से वापस से 2 मिनट रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से बताना। हम यहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, रासायनिक बलगतिकी। क्या होती है, किसी भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। वेग के आधार पर 3 अभिक्रिया होती है, तीव्र, मंद और अत्यंत मंद। बोलो तो तीव्र जो होती है वो कौन सी होती है, जो बहुत ही कम समय में 10⁻12 सेकंड के अंदर क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपने कहा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, और दूसरी कौन सी थी हमने पढ़ा था, आयनीकरण अभिक्रिया। फिर बात करते हैं अत्यंत मंद अभिक्रिया, जो बहुत धीमे धीमे होती हैं। जैसे आपने कहा था लोहे पर जंग का लगना बहुत लंबा समय लगता है, कई सालों लग जाती है। और दूसरा हमने कहा था कोयले से हीरे का बनना कई लाखों वर्षों लग जाते हैं, तो वो अत्यंत मंद होती है, जिनको हम इसमें नहीं पढ़ते। फिर हम पढ़ते क्या थे, हमने क्या कहा था, जो मध्यम अभिक्रियाएं जो होती है, मध्यम वेग वाली अभिक्रियाएं या मंद वाली भी बोल सकते हैं कभी कभी, तो वो जिनका वेग, जिनको समय पूरा होने में लगभग कुछ सेकंड लग जाते हैं, कुछ मिनट लग जाते हैं या कुछ घंटों के अंदर समाप्त हो जाती हैं, वो विक्रियाएं मंद विक्रिया भी कहलाती हैं या फिर मध्यम वेग वाली विक्रिया कहलाती हैं।
उसमें हमने पढ़ा था एग्जाम्पल कौन कौन सा था, एक तो सुक्रोज जो होता है जिसे हम बोलते हैं एक शर्करा या इनवर्ट शुगर, C/H22 वगैरह, उसका जलावटन करवा दो, क्या बना था हमारे पास, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था, एथिल एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जलावटन क्या होता है हमारे पास, मध्यम अभिक्रिया या मध्यम वेग वाली अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद हमने चर्चा की थी किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं। अभिकारक देखो, अभिकारक ये ए और ये बी दोनों अभिकारक आपस में क्रिया की क्या होगा, नए बंध बनेंगे, और नए बंध बनेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अभिकारक आपस में क्या बनेंगे, उत्पाद में बदलेंगे। तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम हो रही है तो साइन माइनस काम में लेंगे, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है तो साइन प्लस काम में लेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना अभिक्रिया का वेग ऑलवेज और ऑलवेज क्या होता है, धनात्मक होता है। फिर आपने कहा था कि अगर हम अभिकारक की बात करेंगे तो सांद्रता परिवर्तित होती है, उत्पाद की बात करेंगे तो भी क्या होती है, सांद्रता परिवर्तित, मतलब अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा, परिवर्तन में लगा समय। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अभिक्रिया जो वेग होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के ऊपर निर्भर करता है, जबकि विलुप्त होने की दर या बनने की दर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के ऊपर निर्भर नहीं करती। उसके बाद हमने पढ़ा औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, तो क्या होता है, सांद्रताओं का परिवर्तन या सांद्रताओं का अंतर अपॉन समय का अंतर का जो अनुपात होता है औसत वेग होता है। किसे ज्ञात करते हैं, दो समय अंतराल के मध्य सांद्रताओं का अनुपात ज्ञात करके ज्ञात करते हैं। और यहाँ क्या होता है, तात्क्षणिक वेग, किसी एक निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग जिसे ढाल से ज्ञात करते हैं। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।